तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप क्लास 12 बायोलॉजी के मॉडल पेपर पर वीडियो बनाइए, मतलब हमें एक ऐसा मॉडल पेपर दीजिए ना जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में 2027 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं सर जी हमारे बायोलॉजी का पेपर कैसा आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। भाई एक क्वेश्चन तो ऐसा है ना, मतलब 36 नंबर का आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। तो यहां पे सबसे पहले अपना डाल देना भैया रोल नंबर, यहां पे नाम डाल देना। ये बायोलॉजी का एक मॉडल पेपर है, ठीक है। इस साइड में आपका पेपर कोड लिखा रहेगा। ये पेपर कोड आपको कॉपी जब फिल करोगे ना अपना रोल नंबर तब आपको ये भरना होता है, ठीक है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूरे 70 नंबर का बायोलॉजी का पेपर होगा। ये कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। हर साल मैं ऐसा ही पेपर बच्चों को देता हूं और बहुत सारे बच्चे पेपर को सॉल्व करके 70 में 60 प्लस 65 प्लस लेकर आते हैं। इस बार आपकी बारी है, बस ध्यान से छोटा सा वीडियो देख लो। देखो भाई 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है, सभी प्रश्न आपको करना होता है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। भाई बायो है तो इसमें कहीं कहीं फिगर बनाने को भी दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। बस हो गया, ठीक है। अब यहां से हमारा पेपर स्टार्ट होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिख देना, ठीक है। देखो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा भैया बायोलॉजी में। कुल 4 क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का आपको 4 नंबर मिलेगा। मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ना बहुत ज्यादा नंबर के नहीं आते मेरे भाई, 4 नंबर के आएंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है। देखो फर्स्ट का वाला क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला क्वेश्चन है डार्विन फिंचेज उदाहरण है। बताओ डार्विन फिंचेज जो है वो किसका उदाहरण है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी अभी तो हम स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये तो जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है। भाई मॉडल पेपर में आपको बता रहा हूं इसमें क्वेश्चंस पहले के भी होंगे पीछे वाले लेसन के भी, तो उसका टेंशन मतलब पूरा पेपर समझो कैसा आएगा। तो डार्विन फिंचेज किसका उदाहरण है, अनुकूली विकिरण का, जेनेटिक ड्रिफ्ट का, अनुकूली अभिसरण का, या इनमें से कोई नहीं। भाई अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। डार्विन फिंचेज जो है वो अनुकूली विकिरण का उदाहरण है, ठीक है। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। जब आप जैव विकास चैप्टर पढ़ोगे ना तो अनुकूली विकिरण आपको पढ़ना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खा वाला देखो डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। डीएनए खंडों की पहचान हम किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, किसके द्वारा करते हैं। फर्स्ट है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से, सेकंड है सदर्न ब्लॉटिंग से, थर्ड है वेस्टर्न ब्लॉटिंग से और फोर्थ है इन सभी से। भाई सदर्न ब्लॉटिंग प्रक्रिया द्वारा हम डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, सदर्न ब्लॉटिंग प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। तो ये आपका होगा खा वाला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या समझना भाई, ऑब्जेक्टिव तो आसान होता है। आप बस क्वेश्चन देखिए आंसर समझिए काम खत्म है, ठीक है। आज समझ लोगे तो कल समस्या नहीं होगी। चलो भाई गा वाला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलना, आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आए और अपने स्टूडेंट को 95% दिलाएं। देखो गा भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं। भारत में पारिस्थितिक के जनक कौन है। फर्स्ट है बीरबल साहनी, सेकंड है आर मिश्रा, थर्ड है रामउदार, फोर्थ है केसी मेहता। अरे भाई आर मिश्रा जी को हम भारत में पारिस्थितिकी का जनक बोलते हैं, रामउदार मिश्रा या आर मिश्रा जी को, ठीक है। इनका पूरा नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलो भैया घा वाला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है मेरे भाई। चलो असम, गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब। असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है।
तो आपके 4 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर जी आप और भी क्वेश्चंस बता देते। तो मैंने आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी के तैयार किए हैं। अगर आप लोग भाई वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे सर पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए, फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे बच्चे कमेंट कर देना, हम आपके लिए पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आएंगे। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लो। बाकी अगर आपको सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, या हमारे क्रैश कोर्स से आपको ज्वाइन होना है ना, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना भैया, 9918332305। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग कनेक्ट कर लेना अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए या फिर किसी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए। ठीक है, तो फटाफट चलो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं भाई। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कुल 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखो दूसरे का वाला क्वेश्चन है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया, 1 नंबर का। ठीक है, तो भाई इसका आंसर मैं सीधा सीधा बता देता हूं, सटन व वोवेरी ने वंशागति के क्रोमोसोमवाद को सटन व वोवेरी ने प्रस्तावित किया। आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को सटन व वोवेरी ने प्रस्तावित किया। हो गया, सिंपल सा तो था। चलो दूसरा क्वेश्चन, टाइम वेस्ट मत करो, हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों के भी आंसर बताएंगे इसी क्लास में, बस ध्यान से समझो। जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं भैया, जीन क्या होता है, ये कहां पाए जाते हैं, ये देखो जीन, बस इतना लिख दो, जीन हेडिंग डालो। एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। मतलब हम हैं तो हमारे अंदर के जो लक्षण है ना, उसको निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं वही तो जीन होते हैं भाई। ठीक है, ये आनुवंशिक पदार्थ की प्राकृतिक इकाई है। जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, जीन जो है गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। हम मनुष्यों के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं बताओ भाई, 46 गुणसूत्र होते हैं कि नहीं होते हैं? जोड़ी में देखें तो 23 जोड़ी, 46 का आधा 23 होगा, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र हम सबके अंदर उपस्थित होते हैं, और जीन जो है गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई, गा वाला क्वेश्चन है। विलुप्त प्रजातियां क्या हैं भाई, विलुप्त प्रजातियां नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही पता चल रहा है विलुप्त। तो विलुप्त का मतलब क्या है, ये देखो भाई, विलुप्त प्रजातियां जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। अरे भाई सिंपल है, वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी से समाप्त हो गया। विलुप्त का मतलब गायब, ठीक है, तो समाप्त हो गया, वो विलुप्त प्रजातियां होंगी। जैसे उदाहरण, मॉरिशस में पाया जाने वाला पक्षी डोडो। ठीक है, जीव जातियों की विलुप्त प्राकृतिक भी हो सकती है और अप्राकृतिक भी। ठीक है, बस इतना लिख देना है भाई, काम आपका खत्म है। गा वाला क्वेश्चन, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग चलेंगे अपने घा वाले क्वेश्चन पे। ये देखो भाई, वाहित मल प्रदूषण क्या है, 1 नंबर का ये भी आता है भाई। तो वाहित मल प्रदूषण, देखो 1 नंबर में उतना ही लिखना जितना पूछा जाए, 1 नंबर में बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है। तो देखो वाहित मल प्रदूषण क्या है, ध्यान से समझो। प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। मतलब प्रतिदिन नगरों से या शहरों से वेस्ट वाटर, व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा मिलती है भाई, बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, जिसमें मनुष्य का मलमूत्र है। ठीक है, घटक मेन है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं, और शहरों में इसी व्यर्थ जल को हम वाहित मल या सीवेज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो समझ में आया, मतलब शहरों और नगरों में प्रतिदिन व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा इकट्ठा होती है, जनित होती है, जिसका मेन घटक मनुष्य का मलमूत्र है। घटक का मतलब ज्यादातर उसमें मनुष्य का मलमूत्र होता है। शहरों में इसी व्यर्थ जल को हम वाहित मल या सीवेज कहते हैं। वाहित मल हमारे लिए अग्र प्रकार से हानिकारक है। आखिर वाहित मल हानिकारक क्या है, बहुत बड़ा मत लिखो तो भी चलेगा, लेकिन मैं डिटेल में थोड़ा बता देता हूं, अभी 2 नंबर में आ जाए तो देखो। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो अधिकांशतः रोग जनकीय होते हैं। मतलब वाहित मल में क्या होता है ना, कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो ज्यादातर रोग जनकीय होते हैं। रोग जनक का मतलब रोग उत्पन्न करने वाले। दूसरा, वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं, इसीलिए वाहित मल हमारे लिए हानिकारक।
तक है। एक हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया स्लोली चल के अपना जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। 5 क्वेश्चन मैंने बताया था, देखो ये अंगा नंबर क्वेश्चन है। आणविक कैंचियां क्या है इसकी परिभाषा दीजिए भाई। 5 क्वेश्चन हमारा हो गया एक नंबर का, 5 नंबर आपका फिक्स है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। तो चलिए हम आणविक कैंचियों के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। थोड़ा स्क्रॉल में स्लो कर रहा हूं ताकि आपको टेक्स्ट आसानी से दिखे, ठीक है। चलो देखो भाई, ये देखो आणविक कैंचियां क्या है, बहुत ध्यान से समझो। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंचियां बोलते हैं। मतलब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ही हम आणविक कैंची बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। ये डीएनए को काटने का काम करता है। अब काटने का काम किसका है? कपड़ा काटते हैं जो टेलर, वो कैंची होती है। तो आणविक कैंची हम इसी को बोलते हैं, क्योंकि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ही हम आणविक कैंची बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटने का काम करता है। बस हो गया। 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हो गए, लेकिन भैया ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, 5 क्वेश्चन रहेंगे। 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 नंबर भैया मिलेंगे। इसमें मैं सबका आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ 2 क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे आगे क्लासेस देता रहूंगा, उसका टेंशन मत लेना। और पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करो ना, कमेंट में लिखो बायोलॉजी फुल पेपर सॉल्यूशन, हम पूरा पेपर लेंगे। लेकिन इसमें भी अभी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, नीचे भी मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, मत लो टेंशन भाई। देखो तीसरे का प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद लिखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर क्या होता है? 2 नंबर। एमआरएनए और टीआरएनए में अंतर बताइए। मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए में डिफरेंस क्या होता है? जीव की उत्पत्ति के संबंध में कोएसरवेट्स के योगदान को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर। तो 3 क्वेश्चन तो हो गए, इन सबका मैं आगे आगे सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन इन दोनों का मैं आंसर बताऊंगा भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बायोपायरेसी किसे कहते हैं? 2 नंबर। तो देखो नीचे मैंने बायोपायरेसी लिख रखा है, ये देखो बायोपायरेसी छोटा सा है, ध्यान से समझ लो। बायोपायरेसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों, जो बाहर की कंपनियां हैं, तथा दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के ही जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। उदाहरण देखो, भारत में उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटेर अमेरिकी कंपनी ने लिया हुआ है। मतलब अमेरिकी कंपनी हमारे भारत में बिजनेस कर रही है बिना व्यवस्थित अनुमोदन के, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बायोपायरेसी। एक क्वेश्चन और है, घड़ियाल परियोजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भाई इस क्वेश्चन के बाद आपका 5 × 2 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, ठीक है। चलो भाई घड़ियाल परियोजना को भी देख लेते हैं, शायद नीचे होगा। ये देखो घड़ियाल परियोजना, मतलब घड़ियालों की संख्या को मेंटेन रखने के लिए ये परियोजना निकाली गई। देखो घड़ियालों की संख्या में होने वाली भारी गिरावट को देखते हुए सन 1975 में खाद्य एवं कृषि संगठन के तत्वाधान में घड़ियाल परियोजना को आरंभ किया गया। मतलब उनकी गिरावट को देखते हुए इस परियोजना को आरंभ किया गया। पहली घड़ियाल परियोजना सन 1975 में ओडिशा राज्य में तथा दूसरी उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट एवं कुकरैल में सन 1976 में प्रारंभ की गई, ठीक है। होता क्या है कि घड़ियाल परियोजना के कारण ही घड़ियालों की संख्या जो सन 1975 में 70 थी, वर्तमान में 7000 तक पहुंच गई है। मतलब घड़ियालों की संख्या को बढ़ाने के लिए यह परियोजना लाया गया। देखो 1975 में सिर्फ 70 घड़ियाल थे और आज 7000 घड़ियालों की संख्या हो चुकी है। बस हो गया, 2 नंबर आपका बेटा कंप्लीट है, ठीक है। पीडीएफ चाहिए कमेंट कर देना। अब लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं भैया 3-3 नंबर वाले। भाई 12 क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न, 3-3 नंबर के 36 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। बताओ 70 नंबर का बायोलॉजी का पेपर है, जिसमें 36 नंबर के सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, तो इसको बिल्कुल मिस आप नहीं कर सकते। देखो चौथे कक्का, असंग जनन क्या है? उपयुक्त उदाहरण देकर इस प्रक्रिया को समझाइए। भाई असंग जनन क्या है? मैं आंसर बताऊंगा, मैंने कहा था सॉल्यूशन बताऊंगा तो बताऊंगा। असंग जनन क्या है? पढ़ो ध्यान से। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस
क्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। मतलब नॉर्मली जो पौधे होते हैं ना, उनके जीवन चक्र में युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन होते ही नहीं और इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम असंग जनन बोलते हैं। इसकी खोज भैया बिंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। असंग जनन की खोज बिंकलर ने की थी, बस इतना याद रखो। अब थोड़ा सा मैं प्रकार भी बता देता हूं। असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिससे पहला है कायिक जनन। देखो, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है उसी से नया पौधा जन्म लेता है। जैसे आप गन्ना और आलू उदाहरण ले लो। गन्ने की जब बुआई की जाती है भाई ना, बीज नहीं बोया जाता, गन्ने की ही उसी को काट काट के बुआई कर दी जाती है और उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। वैसे आलू में भी है, आलू में बीज नहीं बोया जाता, आलू को काट काट कर ही बुआई कर दी जाती है। और असंग जनन के अंतर्गत एक अनिषेक बीजता भी आता है। देखो, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण। अनिषेक बीजता का मतलब होता है लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में ही बीज का निर्माण। ठीक है, देखो, इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। तो ये भाई आपका हो जाएगा असंग जनन का प्रकार। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस ध्यान से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा, शुक्र जनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर मैं इसमें नहीं देने वाला, आगे आगे मैं देता रहूंगा। तीसरा गा, सरोगेट मां पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता, लेकिन घा वाला क्वेश्चन सबसे ट्रेंडिंग में है। डाउन सिंड्रोम के बारे में समझाइए, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। यह क्वेश्चन भाई आता ही आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं समझाऊंगा भाई, समझाऊंगा जरूर डाउन सिंड्रोम। और एक चीज याद रखो, यहां पे आपका 4 क्वेश्चन हो जाएगा, 3-3 नंबर का 12 नंबर कंप्लीट। ऐसे 4-4 क्वेश्चन करके ना 3 बार रहेगा। तो चलो इसको देख लेते हैं हम नीचे डाउन सिंड्रोम को, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऊपर नहीं आएंगे। देखो भाई ध्यान से समझो, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूं ऐसे, आप लोग देखते चलो। ये देखो डाउन सिंड्रोम का, ये जो है एक आनुवांशिक रोग है। देखो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडॉन डाउन ने सन 1862 में खोजा था। ये एक आनुवांशिक रोग है, मतलब गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण ये रोग होता है। जैसे हमारे अंदर 46 होते हैं, इसमें 47 हो जाएगा, तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा उसको। देखो, यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। मतलब हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होना चाहिए, लेकिन कभी कभी 47 हो जाती है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। मतलब हमारे अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जो 21वां जोड़ा है ना, उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तब डाउन सिंड्रोम होता है। याद रखना, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा। ठीक है, तब डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाएगा। आगे देखो, इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं। मतलब 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ेगा। देखो, ये अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। मतलब जिसमें भी ये हो गया ना, एक गुणसूत्र ज्यादा हो गया, 21वें जोड़े में एक ज्यादा हो गया ना, तो बच्चे की बुद्धि के विकास को रोक देता है। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। मतलब ये ज्यादातर अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण होता है। अब देखो, डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या है। अगर किसी लड़के को डाउन सिंड्रोम है तो उसका लक्षण क्या है, देखो ध्यान से। 47 गुणसूत्रों वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है, सिर गोल, होठ नीचे की ओर लटका रहता है, माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है, त्वचा खुरदुरी होती है, आंखें तिरछी तथा पलकें वलित होती है और मुंह हर समय खुला रहता है। बताओ, एक गुणसूत्र बढ़ने से इतनी समस्या होती है, सोचो। आगे देखो, ये मंद बुद्धि होते हैं, इनके जननांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। यही कारण है कि इस आनुवांशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। मतलब इनके जनन अंग जो हैं वो सामान्य होंगे, लेकिन पुरुष नपुंसक होंगे, संतान उत्पन्न करने की क्षमता उनमें नहीं रहेगी। ठीक है, यही कारण है कि इस आनुवांशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता कहते हैं। बस हो गया। चलो अगला देख लो भाई ध्यान से।
अब आते हैं 4 क्वेश्चन, अभी तो 4 ही क्वेश्चन हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। देखो 5वें कक्का समारंभ कोडान एवं समापन कोडान से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपैरिन की परिकल्पना पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व लिखिए, 3 नंबर। मतलब इसका आंसर मैंने बताना वाला क्वेश्चन समझ लो, 4-4 क्वेश्चन करके 4-4 नंबर के 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन यहां पर भी है, 12 नंबर कंप्लीट। ठीक है, अभी 12 नंबर का क्वेश्चन और है। अब देखिए यहां पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊंगा। देखो बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर। एंजाइम चिकित्सा क्या है, यह जीन चिकित्सा से कैसे भिन्न है, 3 नंबर। अंतरजातीय स्पर्धा को उदाहरण सही समझाइए, 3 नंबर। और रेड डाटा बुक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है रेड डाटा बुक, मतलब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं रेड डाटा बुक को यहां पे बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे एक चीज और समझ लेना कि आपका 4 क्वेश्चन यहां पर भी हो चुका है, 12 नंबर, मतलब 36 नंबर के 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। चलो रेड डाटा बुक को हम पढ़ लेते हैं। भाई रेड डाटा बुक क्या होता है? देखो विश्व संरक्षण संघ, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संघ संरक्षण संघ भी कहा जाता है, इसके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। मतलब जैव विविधता को जो है संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU के अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की एक सूची लिपिबद्ध की, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। मतलब संकटग्रस्त जो जीव है ना, उनकी एक सूची बनाई गई, जिसी को हम रेड डाटा बुक कहते हैं। इस सूची में उन जातियों एवं उपजातियों को सम्मिलित किया गया जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। इसका प्रकाशन पहली बार सन 1963 में स्विट्जरलैंड में किया गया, जहां WCU का मुख्यालय है। WCU ने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर विभाजित किया और उन्हें सूचीबद्ध किया। बस यही रेड डाटा बुक है। कुछ संकटग्रस्त जीव भी मैं बता दूंगा आपको। देखो यहां पे आगे देखो, रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मतलब रेड डाटा बुक के यूज से ना हम संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से जीव संकट में हैं। संकटग्रस्त का मतलब होता है जो संकट में होते हैं। ठीक है, आगे देखो, इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। मतलब जो जीव ज्यादा संकट में आने लगते हैं ना, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं, तो ये सब संकटग्रस्त जीवों की एक सूची बनाई गई है, जिससे हम उनके संरक्षण उनका कर सके और वो विलुप्त ना हो पाए। ठीक है, इसमें उल्लिखित 4 स्तनी इस प्रकार है। जैसे काला हिरण, धीरे धीरे काला हिरण जो है गायब हो रहा है, चीतल गायब हो रहा है, चिंकारा गायब हो रहा है और तेंदुआ गायब हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ये सब जो है गायब होते जा रहे हैं, तो ये संकटग्रस्त जीव हैं। ठीक है, 3 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अब हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पे चलेंगे। तो देखो अभी हमने कितने नंबर के क्वेश्चन किए हैं, ध्यान से समझो। 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का आते लघुत्तरीय, 10 नंबर का लघुत्तरीय और 36 नंबर का लघुत्तरीय। मतलब 36, 4, 40, 10, 50, 5, 55 नंबर हो चुका है भैया। सिर्फ 15 नंबर का आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा। मतलब 3 क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 नंबर के, आपको 15 नंबर इसके लिए मिल जाएगा। जैसे देखो इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे 7वां, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब पुष्पी पौधों में लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है ना, उसका चित्र के साथ वर्णन करना है। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा, 2 में से एक करना। देखो, पर परागण में होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों में से कोई एक कर लो। ऐसे 8वां भी है, लैमार्कवाद व डार्विनवाद की तुलना रेखा चित्रों की सहायता से कीजिए। जैव विकास का क्वेश्चन है, अथवा लगाए। नहीं पता तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त विवरण लिखिए। यह भी जैव विकास का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव स्वास्थ्य एवं रोग से। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो एस्कैरियोसिस से आप क्या समझते हैं, इसके बचाव, उपचार और नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर, अथवा लगा। नहीं पता तो मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए, बस हो गया। ये भी दोनों आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर से हैं।
तो फाइनली हमारा जो 70 नंबर का पेपर है ना वो यहीं फिनिश होता है। मैंने आपको बताया 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का अति लघु उत्तरीय, 10 नंबर का लघु उत्तरीय, 36 नंबर का लघु उत्तरीय और 15 नंबर का विस्तृत उत्तरीय, 70 नंबर आपका कंप्लीट। देखो लघु उत्तरीय जो है 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला दोनों मिला लो तो 46 नंबर के आते हैं। तो हमारी जो अदालत है वो ये कहेगी ना कि भैया जहां भी लघुत्तरीय प्रश्न मिले उसको घोल कर पी लो, उसको जरूर पढ़ लो, और अगर 3 नंबर वाला मिल जाए ना तो उसको तो पढ़ ही लो भाई। ठीक है, तो 2 और 3 नंबर वाले लघुत्तरीय मिलाकर 46 नंबर के आएंगे। समझो, सोचो, और उसके बाद में 5 नंबर वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना, और बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय आप पढ़ते रहोगे, उन्हीं के साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा बायोलॉजी का 70 नंबर का पेपर था। आई होप कि आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं हम, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।